क्या अमेरिका अब भी अपने दुश्मनों को हरा सकता है? ईरान 47 वर्षों से अमेरिका के खिलाफ युद्ध में है और पश्चिमी देशों व पड़ोसियों को आतंक, मिसाइल और परमाणु हथियार परियोजनाओं से धमका रहा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान और उसके आतंकवादी सहयोगियों को हराने में असमर्थ है, क्योंकि अमेरिकी लोग न तो तेल की बढ़ी कीमतें झेल सकते हैं और न ही मामूली हताहतों को। अगला थिंक ट्वाइस में हम ईरान के खिलाफ युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की रक्षा से रोकने के प्रयासों पर फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के जोनाथन शेंजर के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। अमेरिका के सामने 3 सवाल है जब वो उस स्थिति पर विचार करता है जिसमें ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने की कोशिशों का लगातार विरोध कर रहा है। साथ आए उसकी मिसाइलों और आतंकवाद को उसके सरकारी समर्थन को लेकर भी सवाल है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 28 फरवरी को इजराइल के साथ शुरू अभियान के राजनीतिक व कूटनीतिक नुकसान के बावजूद ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या वो मानते हैं कि कूटनीति से वो मध्य पूर्व में अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, या क्या वे ये समझते हैं कि तेहरान का इस्लामी शासन और उसके आतंकी सहयोगी कभी पश्चिम, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी जंग नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ऐसा करने के लिए न मनाया जा सकता है न रिश्वत दी जा सकती है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऐसे दुश्मन के खिलाफ किसी संघर्ष में जीतना संभव भी है या नहीं, जहां वे असममित युद्ध रणनीति से अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे उन्हें खुद कितना भी नुकसान हो। इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ पूरे मध्य पूर्व की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें खुशी है कि हमारे साथ फिर से इस विषय और अन्य मुद्दों पर सबसे मूल्यवान संस्थाओं में से एक के कार्यकारी निदेशक हमारे साथ हैं। जोनाथन चांसर फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने पहले अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में आतंकवाद के वित्त पोषण के विश्लेषक के रूप में काम किया है। उन्होंने मध्य पूर्व और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखा है और FDD मॉर्निंग ब्रीफ होस्ट हैं। साथ ही वो अक्सर टेलीविजन पर भी दिखाई देते हैं। उनकी सबसे हालिया किताब गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2021 हमास, इजराइल एंड 11 डेज ऑफ वॉर थी। उनकी अन्य किताबें हैं 2013 स्टेट ऑफ फेल्योर, यासिर अराफात, महमूद अब्बास और फिलिस्तीनी राज्य का विघटन, 2008 की हमास वर्सेस फतह द स्ट्रगल फॉर पैलेस्टाइन और 2004 की अल-कायदा की सेनाएं, मध्य पूर्व के संबद्ध समूह और आतंक की अगली पीढ़ी। जोनाथन शेंजर, दोबारा थिंक ट्वाइस में स्वागत है। धन्यवाद जोनाथन, आपके साथ होना अच्छा लग रहा है। जोनाथन, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं मध्य पूर्व से जुड़े अमेरिका के मुख्य सवाल से शुरू करना चाहता हूं। क्या अमेरिका के एक असली दुश्मन, जो लगभग आधी सदी से उस पर युद्ध कर रहा है, यानी ईरान, के खिलाफ युद्ध छेड़ने की राजनीतिक और कूटनीतिक लागतें इतनी ज्यादा हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति के लिए भी उन्हें हराना मुश्किल हो जाता है? जवाब है हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन कठिनाइयों के कारणों को यहां समझना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है वे सीमाएं जिनका सामना संयुक्त राज्य अमेरिका को इस शासन से लड़ने में करना पड़ा है, सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से। मेरा मतलब यह है कि अमेरिका के नेतृत्व वाला विश्व व्यवस्था, वो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसे हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए बनाया था। ऐसा लगता है कि ये नियम संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ बांध रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इस युद्ध का नतीजा है। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक हमने जो भी युद्ध लड़े हैं को देखें तो उनमें से किसी में भी हमें पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के बाद हमने किसी देश को अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करते नहीं देखा। दूसरे शब्दों में, हम कमजोर ताकतों से लड़ते हैं और मामला बराबरी पर छूट जाता है,
क्योंकि हम उन्हें ज्यादा सजा नहीं दे सकते या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमारे नियमों ने हमें उलझन में डाला है। अब इसके अलावा मुझे लगता है कि शायद ये पिछले कुछ युद्धों का नतीजा भी है जो ज्यादा सफल नहीं रहे। जब हम इराक या अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं और शासन परिवर्तन को लेकर हमारे जो डर हैं, वॉशिंगटन में ये एक वर्जित शब्द बन गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? और जब हम इस शासन को गिराने की बात करने के करीब भी आते हैं, आप बाएं और दाएं दोनों ओर से असहमति सुनते हैं। दोनों पक्षों में अलगाववाद के समर्थक हैं। इसका एक हिस्सा इराक से आई कड़वी यादें हैं। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है जिसे बताना जरूरी है, वो ये है, इराक में हम जिस दलदल में फंस गए थे उसकी एक वजह ये थी कि ईरानियों ने हमारे खिलाफ मिलिशिया खड़ी कर दी थी। इसलिए वहां टिके रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इराक में हमने जान और पैसा दोनों गंवाया। अफगानिस्तान में भी ईरानी हमसे लड़ रहे थे। यहां हमें उस शासन को खत्म करने का मौका है जिसने हमें इन दोनों जगहों पर फंसाया और ये दलदल बनाए। फिर भी युद्ध विरोधी इन्हीं दलदलों का हवाला देकर लड़ाई से बचने की बात करते हैं। थिंक ट्वाइस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख रहे हों, JNS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और अच्छा रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जोनाथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं उन सबसे अहम मुद्दों पर और खबरें व विश्लेषण साझा करता हूं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। आप जोनाथन टोबिन डेली शो को JNS चैनल पर जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां पा सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम पर लौटते हैं। हाँ, ये बहुत ही तर्कसंगत बात है, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, क्या दुनिया या नियमों में कुछ गलत है? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था वही थी जो पश्चिम चाहता और जिसे उसे जरूरत थी, और उसने कई चीजें हासिल की। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं, यूरोप का पुनर्निर्माण और यूरोपीय गृह युद्धों का अंत, जैसा कि दोनों विश्व युद्ध थे। कुछ मायनों में ऐसा ही सोचा जाता है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन क्या हमें कोशिश करनी चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि उन नियमों को ठीक किया जाए, उनमें संशोधन किया जाए, या हम बस उन्हीं के साथ फंसे हुए? मुझे लगता है उन्हें हटाना कई तरह से बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है इससे काफी कुछ हासिल हुआ है। आप जानते हैं, इस नियम आधारित व्यवस्था के साथ अगर आप अमेरिकी सदी, संपत्ति, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा के बारे में सोचें, वे चीजें जो मुझे लगता है इस युग ने पैदा की हैं। मुझे इतिहास में कोई समानता ढूंढने में कठिनाई होती है जहां एक देश ने बाकी दुनिया का इतना समर्थन किया हो। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब मान सकते हैं कि ऐसा ही रहा है। पिछले 6 साल पूरी तरह से उथल-पुथल भरे रहे हैं। आप जानते हैं, कोविड से लेकर रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण, 7 अक्टूबर, 2 ईरान युद्धों तक, और अब AI का आगमन जो सब कुछ उलट-पुलट करने की धमकी दे रहा है। मुझे लगता है सवाल है, क्या हमें फिर से जांच करनी चाहिए? जब मैं यूरोप देखता हूं तो मैं जर्मनी जैसे देशों को देखता हूं जिनसे हमने लड़ाई न करने के लिए कहा। हमने फ्रांस और यूरोप के कई अन्य देशों से भी यही कहा। मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे उम्मीद की थी कि हम जिम्मेदारी उठाएंगे। अब ऐसा नहीं है। तो असल में हम उस विश्व व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं जिसे हमने कुछ हद तक बनाया था। मुझे लगता है कि अब मैं युद्ध के नियमों पर विचार कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां, आप जानते हैं, मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह बहुत विवादास्पद होगा। कि आप जानते हैं, अभी संयुक्त राज्य अमेरिका खुद जूझ रहा है क्योंकि हम ईरान में जमीन पर सैनिक नहीं भेजना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिक वहां किसी दलदल में फंस जाएं। लेकिन हमारे पास वो हथियार नहीं है जिनसे हम ईरानियों द्वारा बनाए गए भूमिगत मिसाइल ठिकानों को नष्ट कर सकें। पिकैक्स माउंटेन जो अगला बड़ा परमाणु स्थल हो सकता है, इसे पारंपरिक हथियारों से नहीं मारा जा सकता। तो क्या हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, या तो पीछे हट जाएं या एक टैक्टिकल न्यूक गिरा दें? लगता है यहां कोई समस्या है ना? अगर हमारे हाथ बंधे हैं, हम ज्यादा ताकतवर हैं और न्याय हमारे पक्ष में है, फिर भी हम जीतने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नियम हमने खुद बनाए हैं। शायद अब उन्हें बदलने का समय आ गया है।
हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। फिलहाल हमें नहीं पता कि राष्ट्रपति ट्रंप अगला कदम क्या लेंगे, या उन्हें खुद पता है या नहीं। उतना ही जरूरी है जानना कि क्या वो सच में इस पर विश्वास करते हैं। ईरान या उसके आतंकवादी प्रॉक्सी लेबनान और गाजा में वाकई में मनाए या रिश्वत देकर राजी किए जा सकते हैं, जैसा कि ओबामा और बाइडेन प्रशासन को लगता था कि मुमकिन है, या जैसा कि उनके प्रशासन के कुछ लोग, जैसे उनके दूत सेब विटकॉफ, सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर, और शायद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी, वे ओबामा बाइडेन के उस नजरिए से सहमत हो सकते हैं, या जैसा कि उन्होंने कई बार ज्यादा समझदारी से कहा है, कम से कम कुछ बार, कि ये विश्वास पूरी तरह से काल्पनिक है। वहां क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है, पहले मुझे ये कहने दीजिए कि मुझे लगता है ईरान और उसके प्रॉक्सीज, इस शासन और उसके प्रॉक्सीज की विचारधाराएं, वो भी उसी गांठ का हिस्सा है जिसे हम सुलझा रहे हैं। ये नियम आधारित विश्व व्यवस्था से जुड़ा है। जब आप ऐसे देशों या आतंकी समूहों से निपटते हैं जो शहादत चाहते हैं, तर्कसंगत रूप से वे कभी हारते नहीं। उनकी सेनाएं तबाह हो सकती हैं, पर वे फिर भी लड़ाई जारी रखते हैं। सालों से हमने यही देखा है। उनमें हार न मानने की जिद है, जिसे कुछ लोग सराहनीय कह सकते हैं। लेकिन जब आप हार जाते हैं तो यह निश्चित रूप से क्षेत्र में शांति की ओर नहीं ले जाएगा। आप जानते हैं, उम्मीद होती है कि आप स्वीकार करें, लेकिन जिहादियों के साथ ऐसा नहीं है। और यही एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मुझे लगता है कि खास तौर पर ईरानियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करना एक काल्पनिक विचार जैसा लगता है। ये व्यावहारिक नहीं है। मुझे लगता है उन्हें अभी भी हराया और कमजोर किया जा सकता है। सैन्य शक्ति से उन्हें नष्ट किया जा सकता है, साथ ही कूटनीतिक अलगाव, आर्थिक युद्ध और अन्य रणनीतियों के जरिए भी। मेरा मतलब है, हमने बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक या सूचना संचालन युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, जैसा कि मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे खिलाफ छेड़ा है। मुझे लगता है यह भी हमारे लिए बड़ी समस्या है और उसी नियम आधारित व्यवस्था का हिस्सा है जो हमें बांधती है। हालांकि हिजबुल्लाह और हमास के सवालों पर मैं दोनों क्षेत्रों में, गाजा और लेबनान में, एक प्रक्रिया देख रहा हूं जहां राजनीतिक दबाव, जो आंशिक रूप से अमेरिका और बहुपक्षीय संस्थाओं के जरिए बढ़ाया गया है, बोर्ड ऑफ पीस, और बस अमेरिका व इजराइल को लेबनान के साथ काम करते देखना। आपको ऐसा लगता है कि कूटनीतिक समाधान संभव हो सकते हैं? अब मैं उन पर दांव नहीं लगाने वाला। मुझे लगता है कि यह हारने वाले की बाजी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आतंकवादी संगठन अंत तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोनों अभी कुछ दिलचस्प कूटनीतिक प्रक्रियाओं में फंसे हुए हैं, जो शायद उनके अंत का कारण बन सकती हैं। उनमें से एक प्रक्रिया से वे कुछ हद तक सहमत हुए हैं, जो वाकई दिलचस्प है। हाँ, मैं बाद में अलग अलग हमास और हिजबुल्लाह दोनों के बारे में पूछना चाहूँगा, लेकिन हम उस पर बाद में लौटेंगे। मुझे उस बात को और गहराई से समझने दीजिए जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और इन सवालों के केंद्र में ये पारंपरिक सोच है कि अधिकांश विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ एक असममित संघर्ष नहीं जीत सकता। वे कहते हैं, और मुझे भी लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, कि ईरान संघर्ष बढ़ाने और अमेरिका व उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा सक्षम है जितना उसे नुकसान हो सकता है। सवाल ये है, क्या वे इसमें सही हैं? मुझे लगता है कि ये आंशिक रूप से इच्छा शक्ति और आंशिक रूप से युद्ध जैसी परिस्थितियों में राजनीतिक ताकतों के दबाव का मामला है। ट्रंप पर युद्ध छोड़ने का दबाव बना रही हैं, लेकिन आखिरकार यह एक दिलचस्प सवाल है। जब तक नियमों में कोई बदलाव नहीं होता, तो आप जानते हैं, ईरान बस अनिश्चित काल तक संयुक्त राज्य अमेरिका को रोक सकता है और राजनीतिक दबाव का इंतजार कर सकता है कि जो भी सत्ता में है, इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, और ये 100% सही है कि ईरानियों ने दबाव बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। मुझे लगता है हमें समझना चाहिए कि उन्होंने दबाव कैसे बनाया। मेरी राय में इसके 2 या शायद 3 तरीके हैं जिनकी ओर हम इशारा कर सकते हैं, और इन्हें समझना जरूरी है। पहला है गोला बारूद। हमारे रक्षात्मक गोला बारूद जाहिर तौर पर एक नाजुक स्तर पर पहुंच गए हैं।
अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जानकारी लीक के जरिए सामने आई है और हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए, जबकि इसमें कुछ भी गुप्त नहीं। बिल्कुल नहीं, हम यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही इस पर सालों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये रक्षा औद्योगिक आधार की समस्या है। और जब ईरानियों ने सैकड़ों हजारों ड्रोन, मिसाइलें और रॉकेट दागने शुरू किए, इसने हमें सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, यूएई और बाकी देशों के ऊपर आसमान की रक्षा के लिए कीमती और काफी महत्वपूर्ण रक्षा हथियार खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा और इसमें इजरायलियों को भी शामिल नहीं किया गया है। इसमें हमारे ठिकाने और जॉर्डन जैसे अन्य स्थान भी शामिल नहीं हैं। हमारे समुद्री और नौसेना जहाजों का भी कोई जिक्र नहीं किया, जबकि वे पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। हमें काफी खर्च करना पड़ा। मुझे लगता है कि ईरानियों ने समझ लिया था कि उनके पास हम पर दागने के लिए हमारे बचाव से ज्यादा हथियार हैं। मुझे लगता है कि इजरायलियों ने सिस्टम को थोड़ा हैक कर लिया है। अब पता चला है कि आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइलों और कम दूरी की रॉकेटों दोनों पर काम कर सकता है। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इन चीजों की कभी खत्म न होने वाली आपूर्ति हो। ये बहुत ही खास हथियार हैं जिन्हें बनाने में बहुत ज्यादा संसाधन लगते हैं। और हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम माइक्रोचिप्स और उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल जरूरी है, और ये हमेशा कम ही उपलब्ध रहेंगी। ईरान ने जो दूसरा काम किया वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में एक संकट पैदा हो गया। इससे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं और उन जगहों पर तेल की कमी हो गई जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हमारे यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम स्वतंत्र तेल उत्पादक हैं, लेकिन दूसरे देश, खासकर हमारे सहयोगी, प्रभावित हुए। तेल एक वस्तु है, इसका मतलब है इसकी कीमत डॉलर से जुड़ी है और दुनिया में कहीं भी एक जैसी रहती है। तो वे यह सब करने में सक्षम थे, और फिर इन दोनों चीजों के संयोजन ने मिड टर्म चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत दबाव डाला। और हम सब ये जानते हैं, हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक हिसाब किताब क्या है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है वो खुद को समृद्धि का राष्ट्रपति मानते हैं। वो नहीं चाहते कि तेल की कीमतें बढ़ें और वो अमेरिकी सैनिकों की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने उसे पकड़ लिया और यहाँ उसकी काफी हद तक हाथ बांध दिए। वे एक असममित युद्ध लड़ रहे हैं और हमें पर बढ़त है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी जवाब दिया है, और ये है कि अगर आप रिंग में उतरते हैं, आपके चेहरे पर चोट लगने वाली है। हमें चोट लगी है। अब सवाल है कि ईरानियों की कार्रवाई के बाद हम अपनी रणनीति कैसे तय करेंगे। हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे बढ़त पाई है। क्या हम जल्दी खुद को ढालकर वो बढ़त छीन सकते हैं और फिर से अपना दबदबा कायम कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ये पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों और उनकी रणनीति पर निर्भर करता है कि हम शासन को कैसे चौंका सकते हैं। आखिरकार हम अभी भी महाशक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि हम वैसे ही व्यवहार करें। हाँ ठीक है, देखेंगे। मेरा मतलब है, और जाहिर है कि ट्रंप को लेके बहुत बहस हो रही है। ट्रंप के समर्थक कहते हैं, आप जानते हैं, उन संकेतों पर विश्वास न करें कि वो हार मान रहे हैं, या मध्यावधि चुनाव के बाद तक इंतजार करें। क्या आपको इनमें से किसी भी बात को लेकर कोई आशा है, या आप जानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सच में लगता है कि आप जानते हैं, जैसे कि विटकॉफ, कुशनर और रेंस ने प्रशासन के भीतर बढ़त हासिल कर ली है। मुझे ऐसा लगता है, और आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि मार्को रूबियो इस प्रशासन में एकमात्र ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो थोड़े ज्यादा आक्रामक हैं और अभी अकेले पड़ गए हैं। मुझे लगता है समझदार शब्द आक्रामक मेरा से मानना है बेहतर कि ये पर दोनों ये भी एक ही ठीक है। चीज है, लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को एक और रणनीति की जरूरत है, और मैं आपको बता सकता हूं कि आप जानते हैं, वह बार बार युद्ध विराम के विचार पर लौटते रहते हैं। इस्लामी गणराज्य से कोई न्यायसंगत समझौता जिससे हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और क्षेत्र में हालात सामान्य हो जाएं। मुझे नहीं लगता शासन इसमें रुचि रखता है। मुझे लगता है ये रणनीति असफल है। वे क्यों होंगे? सही है, उन्हें हम पर गुस्सा है क्योंकि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और कई शीर्ष अधिकारी व सैन्य क्षमता खत्म कर दी। इस युद्ध ने उनकी 1 साल से ज्यादा की जीडीपी के बराबर नुकसान भी कर दिया है। इसलिए उनके पास बदला लेने का कारण है और वे हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो ये सोच कि हम पाकिस्तान, कतर या सऊदी अरब की मध्यस्थता से लड़ाई में विराम की उम्मीद करें, मुझे इसमें खास तुक नहीं दिखती। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम इन छोटे छोटे युद्ध विरामों में लगे रहेंगे ताकि तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सके और हम कम डिफेंस इंटरसेप्टर्स दागें,
ये दीर्घकालिक नहीं बल्कि सामरिक रणनीति है उस समस्या के लिए जो अभी हल नहीं हुई। लेकिन मैं कहूंगा कि जेडी वेंस या विटकॉफ का तरीका, जिसमें हम सऊदी या पाकिस्तानी जो भी दें उसे मान लें और एक खराब एमओयू में हार मान लें, मुझे समझ नहीं आता। हमें यह समझना है कि क्षेत्र में स्थिति कैसे वापस पाएं और क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देना है। अगर हम इस युद्ध से बढ़त लेकर निकलते हैं और जीत की घोषणा का तरीका ढूंढते हैं, मैं भविष्य में बहुत बड़ी चीजें देखता हूं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हम मध्य पूर्व में ऊर्जा पर प्रभुत्व हासिल कर लेंगे। हम एक नया कॉरिडोर बनाएंगे जिसे आईमेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, भारत मध्य पूर्व ऊर्जा कॉरिडोर, जो भारत को फारस की खाड़ी से होते हुए इजराइल के जरिए ग्रीस और साइप्रस से जोड़ेगा। इससे बहुत सारी सकारात्मक चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा यह शासन अब परमाणु शक्ति नहीं बन पाएगा और अपने सभी पड़ोसियों को प्रॉक्सी के जरिए धमकी नहीं दे पाएगा। ये बातें अमेरिका और विश्व में हमारी स्थिति के लिए बहुत जरूरी हैं। और फिर से जल्दबाजी में तैयार किए गए दस्तावेजों का सहारा लेना, जो एक बहुत ही कमजोर युद्ध विराम को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है, ये आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। हमें तय करना है किस पर हमला करें, चाहे वो शीर्ष नेता हो, प्रमुख सैन्य संसाधन हो या कुछ भी हो। हमें शासन को एक जबरदस्त झटका देना होगा। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, इसी से होकर गुजरना। हाँ, मैं सहमत हूँ। और ये जो सोच है कि हार चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिड टर्म चुनाव जीतने की अच्छी राजनीतिक रणनीति है, ये पागलपन है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि एक हारी हुई जंग एक ऐसी जंग से कहीं ज्यादा अलोकप्रिय होती है जो अभी भी चल रही है, भले ही वो अलोकप्रिय हो। अब आइए एक पल के लिए लेबनान और इजराइल के हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष की ओर रुख करते हैं, जिसे ईरानियों ने हॉर्मुज, जलडमरू मध्य या परमाणु मुद्दे पर किसी भी समझौते से जोड़ने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है लेबनान सरकार ईरान समर्थित समूह से छुटकारा पा सकती है या उसे निरस्त्र कर सकती है? क्या हम इजराइल के दबाव के बावजूद यह नाटक अनिश्चित काल तक दोहराते देखने को अभिशप्त हैं? आप जानते हैं, मैं इस मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर थोड़ा अधिक आशावादी हूं, और मुझे कहना होगा, मैं थोड़ी झिझक से कहता हूं, क्योंकि हमने ये पहले भी देखा है और जानते हैं कि इसका अंत कैसा होता है। ये बार बार झूठी उम्मीद बंधाने जैसा लगता है। आप जानते हैं, हम एलएएफ पर भरोसा करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भरोसा करते हैं कि वे इस समस्या को हल करने की कोशिश करें। मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के बारे में सोच रहा हूं, जो इस समस्या को हल करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि 1970 के दशक से लेबनान में ये युद्ध चल रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ जो चीज अलग है वो है परिस्थितियां। आप जानते हैं, बीपर ऑपरेशन 2025 या 2024 का, बल्कि जिसने उन शीर्ष कमांडरों में से कई को मार डाला, उसके बाद वॉकी टॉकी ऑपरेशन हुए जिसमें और भी कई मारे गए। इसके बाद हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता थे, का सफाया कर दिया गया। और फिर समय के साथ हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं का क्षरण हुआ। ये सब लेबनान इजराइल के अमेरिकी मध्यस्थता वाले समझौते से संभव हुआ। इजरायलियों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पहचानना जारी रखा। पूछा गया कि लेबनानी सशस्त्र बल शामिल होने को तैयार हैं या नहीं। एलएएफ ने लगातार इनकार किया, लेकिन फिर समन्वय में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का अधिकार इजराइल को दे दिया। दूसरे शब्दों में, समय के साथ ऐसा लगने लगा जैसे लेबनानी लोग इजरायलियों के लिए हवाई हमले बुला रहे हों। जब आप इजरायली अधिकारियों से बात करते हैं, जैसा कि मुझे यकीन है आप करते हैं, आप सुनते हैं कि हिजबुल्लाह की क्षमताएं लगभग 75% तक घट गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ, मुझे याद है कि 7 अक्टूबर के बाद मेरी नींद इसी वजह से सबसे ज्यादा उड़ी थी। वो हमास या कोई और प्रॉक्सी नहीं था। हमने हमेशा सुना था कि हिजबुल्लाह के पास सैन्य क्षमताएं और ताकत हैं। उन्हें बस अजय माना जाता था कि ये विशाल, आप जानते हैं, ये इजराइल के सिर पर लटकता ईरान का एक तरह का आखिरी दाव था। ये बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, मैंने हमेशा सुना था कि उनके पास एक मध्यम आकार की यूरोपीय सेना के बराबर सैन्य ताकत है। तो कल्पना कीजिए कि इजरायलियों को चेक गणराज्य या किसी अन्य इसी तरह की उन्नत सेना के साथ युद्ध करना पड़े। यही वही बात थी जिसकी लोग चेतावनी दे रहे थे, और जैसा कि बाद में पता चला, इजरायलियों ने घिसावट की रणनीति के जरिए उनकी 75% क्षमताओं को नष्ट करने में सक्षम रहे।
तो अब एक राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है जहां लेबनान के राष्ट्रपति हिजबुल्लाह को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। साथ ही इटली, फ्रांस और ब्रिटेन भी इसमें अलग अलग तरीके से शामिल हैं। लेबनान के लोग अब मानने लगे हैं कि ये युद्ध देश के लिए सिर्फ तबाही लाते हैं। ऐसा लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं, खासकर जब इस्लामी गणराज्य जो हिजबुल्लाह की संरक्षक है, अमेरिका के साथ इस युद्ध में अपनी ताकत खो रही है। तो हालात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि एक बात जो हम सभी को यहाँ माननी चाहिए वो ये है कि लेबनानी सशस्त्र बल, इस समय उनसे कहा जा रहा है कि वे उन पायलट जोनों में तैनात हो जिन्हें इजरायली खाली करा देते हैं। इसके बाद लेबनानी सशस्त्र बलों को आकर खाली जगह भरनी पड़ती है। LAF, खैर वे तो मजाक हैं। मेरा मतलब है वे सच में कोई लेबनान गंभीर अभी फौज भी नहीं। असल मायने में एक देश नहीं। नहीं, सही है ना। मेरा मतलब है वे 200 अरब डॉलर के कर्ज में है, एक ऐसी सेना है जो काम नहीं कर सकती, और सांप्रदायिक विभाजन है जो इस देश की राजनीति को लगातार तोड़ता जा रहा है। उन्हें और ज्यादा स्थिरता की जरूरत है। मुझे नहीं पता उन्हें ये मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप ये हमेशा अमेरिका, लेबनानी और इजरायली लोगों से सुनते हैं। ये पीढ़ियों में एक बार मिलने वाला अवसर है। हमने कभी हिजबुल्लाह को इतना कमजोर नहीं देखा है, और हमने कभी ऐसा मौका नहीं देखा है कि हम मध्य पूर्व का नक्शा फिर से वैसे बना सकें जैसा हम शायद कर सकते हैं अभी। एक कमजोर हमास के साथ, कमजोर ईरान के साथ, एक सीरियाई शासन जो गिर चुका है। दूसरे शब्दों में कहे तो ईरान ने मध्य पूर्व में जो पूरी संरचना बनाई थी वह तेजी से बिखर रही है, और इससे इजराइल को, संयुक्त राज्य अमेरिका और शायद कुछ मध्य पूर्व के मध्य मार्गी देशों को सुधार का मौका मिलता है। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो, लेकिन आप शायद पुरानी व्यवस्था से बेहतर नई व्यवस्था बना सकते हैं। हाँ, अब गजा चलते हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते गजा में हमास को निरस्त करने के व्यापक शांति प्रयास आगे बढ़ाने की घोषणा की, जो इजरायली नियंत्रित इलाकों से वापसी से जुड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये काम करेगा, क्योंकि मुझे गंभीरता से संदेह है कि कोई वास्तव में ऐसा सोचता है। इसके कार्यान्वयन के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय बल की कल्पना की गई है वो हमास को निरस्त कर सकता है या करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कर नहीं सकता और करेगा भी नहीं। ये सिर्फ इजराइल कर सकता है। तो सवाल ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा दिखावा क्यों कर रहा है कि ये हो सकता है, और इजराइल की, आप जानते हैं, अनिच्छुक सहमति क्यों प्राप्त कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है आप जानते हैं, फिर से जिस तरह से हमास को लगातार पीछे धकेला गया है वो यहाँ एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। एक समय था, जाहिर है, करीब 7 अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद के महीनों में, असल में मेरा मतलब है उसके बाद के पहले 1.5 साल में, हमास ने पूरे गाजा पट्टी पर नियंत्रण बनाए रखा। भले ही इजरायली लड़ रहे थे, मेरा मतलब है वे लड़ते थे और फिर पीछे हट जाते थे, और फिर हमास उस इलाके पर फिर से कब्जा कर लेता था। यह ऐसा था जैसे आप बाढ़ आए फर्श को साफ करने की कोशिश कर रहे हो, जिसे पूरी तरह सुखाना नामुमकिन था। लेकिन एक समय के बाद हालात बदलने लगे, और आपने सुना कि इजरायली बाहर आकर कहने लगे कि वहां एक येलो जोन है, और शुरू में उनके पास गाजा पट्टी का लगभग 30% हिस्सा था। फिर इजरायलियों ने 40% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। आज वे गाजा पट्टी के लगभग 70% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इसका मतलब है कि हमास एक छोटे से क्षेत्र में फंसा हुआ है जो भूमध्य सागर के किनारे है ना? तो वे सचमुच समुद्र के किनारे तक धकेल दिए गए हैं। गाजा पट्टी के 30% हिस्से पर नियंत्रण। इजरायलियों ने युद्ध की दिशा बदली। मुझे नहीं पता अगर इजरायली कल पीछे हटने का फैसला करते हैं तो क्या होगा, लेकिन हमास अब भी उस 30% हाँ, हिस्से में वे गहरा हैं, जमा है। और वे जब हम भर्ती कहते भी हैं कर जमा रहे हैं। हुआ, तो ये रूपक नहीं है। हम एक असली नहीं, सुरंग आपके पास प्रणाली की दो बात कर रहे अलग-अलग हैं स्तर जो हैं। अब भी है। सैन्य संरचनाओं के, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर, और वे इजराइल के साथ एक और युद्ध के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे बिना फटे इजरायली गोला बारूद का इस्तेमाल करके उन्हें मिसाइलों और रॉकेटों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इजराइल पर दाग सकें। लेकिन इजरायली अभी भी नियमित रूप से उन पर हमला कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमास के शीर्ष नेताओं में से कोई भी ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये उस फिल्म स्पाइनल टैप के ड्रमर जैसा है ना? अगर आप स्पाइनल टैप के ड्रमर हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं जीते। अगर आप हमास के शीर्ष नेता हैं तो भी वही बात है, आप ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
और इसलिए ऐसा लगता है कि इजरायली अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसी संदर्भ में शांति बोर्ड सामने आया और कहा कि अब हम आपसे निरस्त्र होने के लिए कह रहे हैं। शांति बोर्ड के अनुसार हमास ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दी है। हमास के अनुसार और उसके सभी विभिन्न नेतृत्व केंद्रों के अनुसार, जैसे तुर्की, कतर, ईरान और खुद गाजा, वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार होने की बात पूरी तरह नकार रहे हैं। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जब तक इजरायली ऐसा करते हैं, मेरा मतलब है वे कभी धीमे नहीं होते। मुझे लगता है कि ऐसा है। और उन पर ऐसा करने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा है। सही है। मुझे लगता है यही बात है। इस युद्ध में इजरायलियों ने सीखा कि लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। सही है ना? उन्हें बार बार, मेरा मतलब है इजरायलियों की बदनामी की जा रही थी, है ना? इसके लिए आप जानते हैं, नरसंहार, भूखमरी और युद्ध अपराधों की बातें थीं, ताकि इजरायलियों को लड़ाई रोकने के लिए मजबूर किया जाए। और उन्होंने ऐसा नहीं किया। और लड़ाई न रोकने और हर दिन हमास को लगातार निशाना बनाने के परिणाम स्वरूप उन्होंने हमास को गाजा पट्टी के 30% हिस्से तक सीमित कर दिया है। इसमें एक सबक है। तो इजरायली नजरिए से चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे लगता है कि यही वर्तमान सरकार की सोच है, मुझे लगता है कि वे पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपको बस लगातार आगे बढ़ते रहना है। और वैसे यही सबक है। ये ट्रंप और ईरान के लिए भी सबक है। ये लेबनान में इजरायलियों के लिए भी सबक है। ये गाजा में इजरायलियों के लिए भी सबक है कि इन दुश्मनों को हराना ही होगा, इन्हें पूरी तरह से कुचलना होगा। ये सब्र का सवाल है। सवाल है, क्या आप संघर्ष को दूरदृष्टि से देख सकते हैं और सोशल मीडिया की त्वरित टिप्पणियों और आपको बदनाम करने वाले पॉडकास्टर्स से प्रभावित नहीं होते? ये अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने राष्ट्रीय हित में काम करने की बात है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ सभी के लिए सबक है। ये जल्द ही सऊदी अरब के लिए भी सबक बन सकता है, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि उन्हें यमन में हूथियों से निपटना पड़ सकता है। वही बात, सही है ना? मेरा मतलब है, उन्होंने तब हार मान ली थी जब उन्हें हूथियों के साथ युद्ध रोकना पड़ा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। वैसे आप ये तर्क दे सकते हैं कि इजरायलियों को बार बार समय समय पर लड़ाई रोकनी पड़ी, चाहे वो हमास के खिलाफ हो या हिजबुल्लाह के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मीडिया के दबाव के कारण आजकल कुछ चीजें नजरअंदाज करनी ही पड़ती हैं, नहीं तो आप युद्ध खत्म नहीं कर सकते। सही है। अब जब हम इस पूरे क्षेत्र पर नजर डालते हैं, तो एक प्रमुख खिलाड़ी जो कम से कम दिखने में ट्रंप का विश्वास जीतने में सफल रहा है, वो है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। ऐसा लगता है कि उन्होंने राष्ट्रपति को युद्ध फिर से शुरू करने से रोक लिया है। उनके लक्ष्य क्या है? क्या अमेरिकी नीति पर तुर्की का प्रभाव विरोध करने योग्य विनाशकारी शक्ति है, या फिर तुर्की अभी भी नेटो के सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का अंकारा का समर्थन करना सही है? देखिए, मैं आपको बताता हूं जोनाथन, मैं लोगों को हमेशा ये कहते हुए सुनता हूं कि तुर्क बहुत बड़े हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उन्हें अलग थलग नहीं कर सकते, हम उनके खिलाफ काम नहीं कर सकते। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। एक समय था जब तुर्की गणराज्य अमेरिका का मजबूत सहयोगी था, एक लोकतंत्र था जो आमतौर पर हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, हमारे विश्व दृष्टिकोण आमतौर पर मिलते थे, पूरी तरह एक जैसे नहीं थे, लेकिन सहयोगियों में ऐसा कम ही होता है। लेकिन कहीं 2010-2011 के आसपास हमने वास्तव में एर्दोआन सरकार की ओर से एक बड़ा बदलाव देखना शुरू किया। अब यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि एर्दोआन 2002 से सत्ता में है, तो ये आदमी अब तुर्की में आजीवन तानाशाह है, एक तानाशाह। तो लोकतंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उसने मीडिया, न्यायपालिका, सेना, सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मेरा मतलब है, आप जो भी नाम लें, वे सभी मुख्य संस्थाएं जिन्होंने कभी तुर्की को लोकतंत्र बनाया था, अब मौजूद नहीं हैं। और इसके अलावा तुर्क लोग हमास के मुख्य समर्थक और संरक्षक रहे हैं। हमास के सभी व्यापारिक हित इस्तांबुल के जरिए चलते हैं। ये बात मैंने या एफडीडी ने नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताई है, एक रिपोर्ट में जो 7 अक्टूबर की जंग के तुरंत बाद आई थी। वे तालिबान, अल-कायदा के भी समर्थक रहे हैं, ISIS। वे 2012 से 2015 के बीच ईरान के इस्लामी गणराज्य के लिए $20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, अगर आप अभी पूरे क्षेत्र को देखें तो आपको तुर्कों का हाथ कई गलत जगहों पर नजर आएगा। अगर वे नेटो के सहयोगी ना होते तो आप उन्हें आसानी से आतंकवाद का राज्य प्रायोजक कह सकते थे।
मुझे भरोसा है कि वे इसके मानदंड भी हाँ, पूरा नेटो करते को हैं। छोड़ भी दें तो। बिल्कुल, मेरा मतलब है मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जहां आप एक तरफ नेटो में हो सकते हैं लेकिन साथ ही आप जानते हैं दूसरी तरफ आतंकवाद के राज्य प्रायोजक भी माने जा सकते हैं। कतर शायद एकमात्र दूसरा देश है जो इस विवरण में फिट बैठता है। वो नेटो में नहीं है बल्कि प्रमुख गैर नेटो सहयोगी है। फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लोग किसी तरह आग लगाने वाले और आग बुझाने वाले दोनों बन जाते हैं। असल में कतर और तुर्क दोनों, और ये दोनों सहयोगी भी हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा संचालित मध्य पूर्व बनाने की कोशिश में ये बहुत करीबी सहयोगी हैं। इनकी एक इस्लामी विचारधारा है जिसे ये थोपना चाहते हैं। अब सवाल ये है, आखिर ट्रंप प्रशासन के भीतर इनकी अब भी कोई पकड़ क्यों है? और यहाँ है, यही मेरा सवाल है। हाँ, मैं इसे और किसी तरह से समझा नहीं सकता सिवाय इसके कि हाँ, तुर्की नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और हाँ, वे लगातार अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं जिन्हें आपसी हित कहा जा सकता है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे मददगार सहयोगी नहीं हैं, खासकर अगर वे युद्ध को भड़का रहे हैं और हालात बिगाड़ रहे हैं। मेरा मतलब, कुछ दिन पहले हमास अधिकारी अंकारा में शीर्ष तुर्की अधिकारियों से मिले थे। ये हमास को आत्मसमर्पण के लिए मनाने से जुड़ा नहीं था। ये इस बारे में था कि अरे गाजा पट्टी को फिर से हासिल करने की तुम्हारी क्या योजना है और हम इजरायलियों को कैसे कमजोर करें। हम मध्य पूर्व में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ढांचे को कैसे कमजोर करें। यही बातें यहाँ हो रही हैं। और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अब भी समय निकालकर एर्दोआन से उनसे बातचीत कर उन्हें अहमियत देते हैं। वैसे ये रोचक है क्योंकि एर्दोआन मुश्किल से अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे यकीन है वो बिना मदद 5-6 अंग्रेजी शब्द भी नहीं बोल सकते। इसलिए मुझे नहीं पता उनका रिश्ता कैसा है। और हाँ, वो अलग अलग समय पर कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सबसे अच्छे दोस्त बनने में कामयाब रहे हैं। ओबामा का भी एक दौर था जब वो एर्दोआन के बहुत करीब थे। वो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। लेकिन फिर सब हाँ। कुछ 2016 में गाजी पार्क विरोध के बाद सब कुछ बिखर गया। आप जानते हैं एर्दोगान ने असल में खुद को वही गुंडा साबित किया जैसा वह है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करके। और ओबामा ने जैसे हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं अब और नहीं कर सकता। ये ऐसा आदमी है जिसके साथ मैं अब और काम नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूं ट्रंप उस मोड़ पर कब पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे सबसे ज्यादा तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक परेशान कर रहे हैं। लगता है वही तुर्की का एजेंडा बढ़ा रहे हैं और वो ऐसा करते हैं, मुझे लगता है, अक्सर अमेरिकी हितों की कीमत पर। और ट्रंप फिलहाल इसे ठीक मानते हैं। आप जानते हैं ट्रंप की विदेश नीति के तहत मध्य पूर्व में कई चीजें अच्छी रही हैं और कुछ चीजें ऐसी भी रही हैं जो थोड़ी संदिग्ध रही हैं। इन नीतियों में ये सबसे ज्यादा संदिग्ध हो सकती है। इसके पीछे क्या है? हमारे राजदूत की इसमें क्या निजी खुन्नस है? क्यों, आप जानते उसके साथ क्या चल रहा है? और क्या आप जानते असली लेन देन क्या है? क्योंकि ये राष्ट्रपति लेन देन करने वाले हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं, दुनियावी लेन देन की है। लेकिन तुर्की के पास अमेरिका पर ऐसी क्या पकड़ है कि वे ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा कि वे नेटो के सदस्य हैं? लेकिन ये राष्ट्रपति नेटो की ज्यादा परवाह नहीं करते और असल में मैं कहूंगा कि नेटो में तुर्की की मौजूदगी ही नेटो के खिलाफ अच्छा तर्क है। मैं तो यही कहूंगा। मेरा मतलब है जितनी बातें हमने की हैं कि हमारे यूरोपीय सहयोगी पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे हैं, मुझे आपको बताना है नेटो में तुर्की की भागीदारी शायद गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी समस्या है। ये अब अप्रासंगिक है। शीत युद्ध में इसका अर्थ था, अब नहीं। ये सही है। वैसे तुर्क यूक्रेनियों के लिए मददगार रहे हैं। उन्होंने रूसी धन कुबेरों के लिए धन शोधन किया है, मतलब वही आग लगाने और बुझाने वाले। फिर भी सब ठीक है। देखिए, शायद सबसे गंभीर चीज जो हमने तुर्की से आते हुए देखी वो थी कुछ साल पहले उनका S-400 सिस्टम खरीदना। ये रूसी निर्मित रक्षा प्रणाली है। इससे तुर्की को हमारे उन देशों की सूची में जगह मिल गई जिन्हें F-35 तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमने इसी वजह से उन्हें F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। उन्होंने अब तक उस रूसी S-400 सिस्टम को नहीं हटाया है। फिर भी ट्रंप प्रशासन उन्हें क्लब में दोबारा शामिल करने की बात कर रहा है। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप सही हैं। लेन देन क्या है मुझे नहीं पता, शायद टॉम बराक को पता हो। और मुझे लगता है कि ये वही चीज है जिसके बारे में कांग्रेस के सदस्यों को शायद पूछना समझदारी होगी।
अगर कोई है जो कार्यपालिका और टॉम बराक पर लगाम लगा सकता है तो वह कांग्रेस ही होगी। मुझे लगता है कांग्रेस में कुछ सदस्य हैं जिन्हें इस पर गहरी चिंता है, जैसे सेनेटर रिश, लैंगफोर्ड और कॉटन। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि एक मुख्य समूह है जिसने पहले ही F-35 तुर्की को देने और क्लब में फिर से शामिल करने पर आवाज उठाई है। इन सेनेटरों को और सवाल पूछने चाहिए और मुझे उम्मीद है वे ऐसा करेंगे। हाँ, अब तुर्की और कतर की बात करें। वे सीरिया में अगले कदमों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया। आपने असद शासन के पतन और उसके स्थानापन्न का जिक्र किया था। आप वहां के नए इस्लामी शासन को कैसे देखते हैं, जिसने गृह युद्ध जीता और जिसे ट्रंप पश्चिम के लिए संभावित ठिकाना मानते हैं? क्या ये पागलपन है या क्या वो बस लोगों की प्रतिक्रिया टटोल रहे हैं? देखिए, ये पागलपन है और लोगों की प्रतिक्रिया टटोलने की कोशिश भी है, और ये मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कि ये एक जोखिम है जिसे लेना चाहिए। सीरिया में अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए एक बोझ थी और प्रवास के लिहाज से यह यूरोप के लिए एक खतरा थी। ये इजरायलियों के लिए भी एक खतरा थी क्योंकि ईरान समर्थित जिहादी गतिविधियां चल रही थीं। अस्थिरता को आप पूरे क्षेत्र में गूंजते हुए महसूस कर सकते थे, और इसलिए भले ही क्षेत्र अरब स्प्रिंग से उबर रहा था, आप अभी भी इसके बाद के प्रभावों को लीबिया जैसे स्थानों में देख सकते थे, जो हमारे मुख्य हितों से काफी दूर है, और फिर सीरिया और यमन जैसे स्थानों में जहां शायद ये हमारे हितों से थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ है। मुझे याद है, असद के गिरने के बाद शुरू में सीरियाई लोग शहर आए थे। वे पूरी तरह से प्रतिबंधों से राहत की मांग कर रहे थे, और आप जानते हैं, हमने उनसे बातचीत की और वे पूछ रहे थे कि क्या एफडीडी में हम ऐसे किसी चीज का समर्थन करेंगे, और मेरा जवाब था बिल्कुल नहीं। हमें देखना था कि ये पूर्व अलकायदा नेता आगे क्या करता है। सही है, मोहम्मद अल जोलानी, जो अब खुद को अहमद अल शारा कह रहा है, लेकिन यह एक ऐसा आदमी था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथों पर वर्षों से साफ तौर पर खून लगा हुआ था, न सिर्फ अलकायदा के साथ बल्कि इस्लामिक स्टेट के साथ भी साझेदार था। बहुत ही समस्याग्रस्त है ना। अब वो खुद को व्यवहारवादी कहते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुर्क, जिनके बारे में हमने अभी बात की, और वे पूरे मध्य पूर्व में जिहादी समर्थक हैं, वे सीरियाई शासन के मुख्य समर्थक हैं। वे वास्तव में सीरियाई शासन के मालिक और नियंत्रक हैं, और मेरे लिए इसे और भी परेशान करने वाली बात यह है कि हम एक विशाल सीरियाई सेना का विशाल जमावड़ा देख रहे हैं। और जब मैंने इजराइल में अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सीरियाई सेना अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सेना है। ये तुर्की और रूस की वजह से है। अगर आप मुझसे कहें कि ये स्थिरता का संकेत है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पागल हैं। सही कहा ना? सही कहा ना। हो सकता है कि ये सेना बस खुद को खतरनाक इलाके में बुरी ताकतों से बचाने के लिए ही मौजूद हो। एक देश जहां गृह युद्ध अभी चल रहा है, आप जानते हैं, ये खत्म हुआ, पर सच में अभी भी नहीं हुआ। ये पूरी तरह सुलझा नहीं है। मेरा मतलब है सत्ता का केंद्रीकरण, वैध सत्ता का देश भर में केंद्रीकरण अभी मुझे लगता है ये तय होना बाकी है, और इसके ऊपर सेना में खुद पूर्व जिहादियों की भरमार है। आपको याद रखना चाहिए, ये सब गृह युद्ध के दौरान हुआ था। जोलानी के गुट जिहादी थे, और अब आपके पास एक जिहादी सेना है जो तुर्कों द्वारा बनाए गए पश्चिमी प्लेटफॉर्मों के विशाल जमावड़े की निगरानी कर रही है, जिनका अरबों डॉलर का रक्षा उद्योग है, और वे इससे मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय नए सीरिया से बहुत सी चिंताजनक चीजें सामने आ रही हैं। मैं कहूंगा कि एक और बात है, जब हम तुर्कों और उनकी संभावित बढ़ती ताकत की बात करते हैं तो उनका सीरिया पर यह प्रभाव है, उनका गाजा में भी प्रभाव है, क्योंकि उनके हमास से संबंध हैं। कतर में उनका एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। वे उत्तरी इराक में कभी कभी कुर्दों से लड़ते हैं, तो वहां भी उनकी मौजूदगी है। उनके पास निजी सैन्य कंपनियां हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिलिशिया खड़ी कर रही हैं। लीबिया में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। उन्होंने कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस में F-516 तैनात किए हैं और नौसैनिक जहाजों से ग्रीकों को परेशान कर रहे हैं। ये सब पूर्वी भूमध्य सागर में हो रहा है। ये एक बड़ी मौजूदगी है, और ये मौजूदगी अभी और भी बड़ा हो गया है क्योंकि एक नया गठबंधन ढांचा बन रहा है।
ये देखने लायक है। मध्य पूर्व में इसे स्टेप कहते हैं। STEP, सऊदी, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान। ये भारत मध्य पूर्व ऊर्जा गलियारे का एक सुन्नी जवाब है। तो दूसरे शब्दों में जो होना था या शायद अभी भी हो सकता है, आप जानते हैं, भारत, UAE, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, ये सभी अमेरिकी सहयोगी हैं जो मध्य पूर्व के सांप्रदायिक संघर्षों से कुछ हद तक अलग हैं। स्टेप गठबंधन, ये तुर्की का गठबंधन मिस्र और पाकिस्तान के साथ, गहरा सुन्नी प्रभाव वाला विचारधारात्मक क्षेत्र को फिर से जीतने की मंशा के साथ। हम इसे ध्यान से देख रहे हैं। अगर स्टेप सफल हुआ तो यह अमेरिका के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था से एक बड़ा कदम पीछे होगा, और ये वही खाली जगह होगी जिसे इस्लामिक रिपब्लिक के जाने के बाद गलत लोग भरेंगे। इसलिए इस पर नजर रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के ध्यान में है। हमारी खबरों में अभी बस यही छाया हुआ है। ईरान के साथ आगे क्या होगा? मैं उससे कुछ कदम आगे की सोच रहा हूं। मैं कुछ खतरनाक चीजें देख रहा हूं। ठीक है, इससे मुझे मिस्र के बारे में पूछने का मौका मिलता है, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कई बार लगा कि वो इजराइल के साथ उन इस्लामी ताकतों के खिलाफ साझेदार है जिन्हें सीसी शासन घातक दुश्मन मानता है, जैसे हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड। लेकिन क्या संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल वाकई में आगे चलकर काहिरा पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है जवाब सीधा है, बिल्कुल नहीं। कम से कम अपनी वर्तमान स्थिति में तो नहीं। मेरा मतलब है, एक समय था, मुझे लगता है, जब हमने अब्देल फत्ताह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति को एक मजबूत मुस्लिम ब्रदरहुड विरोधी, इस्लामवादी विरोधी व्यक्ति के रूप में देखा था, जो पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन के साथ जुड़े हुए थे। ट्रंप के साथ, है ना? आप वो मशहूर तस्वीर याद कर सकते हैं जिसमें सीसी, MBA और ट्रंप उस सुनहरे गोले को पकड़े हुए हैं सऊदी अरब में, और ऐसा लग रहा था कि वे इस्लामवादियों से लड़ रहे हैं। वे इस क्षेत्र में कट्टरता से लड़ रहे थे और हम सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे थे। आप जानते हैं, 7 अक्टूबर के युद्ध शुरू होने के बाद से जो हमने वास्तव में देखा है वो ये है कि मिस्रवासी, सबसे पहली बात, वे उन सुरंगों के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार थे जिनके जरिए सबसे खतरनाक हथियार गाजा में लाए गए। वे शायद उन लड़ाकों के आने जाने और ईरान और तुर्की जैसे स्थानों पर युद्ध की तैयारी के लिए प्रशिक्षण पाने में मददगार थे। रिपोर्टों के मुताबिक सिनाई में उनके पास जरूरत से ज्यादा हथियार हैं जो इजरायलियों के लिए खतरा बन सकते हैं। इजराइल के प्रति उनकी बयानबाजी बेहद तीखी रही है। वे अब तुर्कों के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने वास्तव में तुर्कों के साथ एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भी पूरा किया है। तुर्क कभी उनके दुश्मन हुआ करते थे, उनके इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक दुश्मन, और अब वे साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ। ये नो बस एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी काहिरा के लिए हालात आसान नहीं है। हौती हमलों के कारण लाल सागर मार्ग का ठप पड़ना स्वेज नहर पर पूरी तरह से पंगु कर देने वाला असर पड़ा है। इससे उन्हें नुकसान हुआ है। आर्थिक रूप से यह काफी कठिन रहा है। वे अब भी पर्यटन की कमी से जूझ रहे हैं। लोग मिस्र नहीं जाना चाहते और इसे असफल देश मानते हैं, जबकि पर्यटन उनकी GDP का बड़ा हिस्सा था। लेकिन वे नहीं समझ पा रहे कि किस गठबंधन में हैं। क्या वे स्टेप में हैं? क्या वे इजराइल के साथ कैंप डेविड समझौते में हैं? क्या वे अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन में हैं? ऐसा लगता है कि वे एक ही समय में रूसियों के साथ भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे चीनियों के द्वारा लुभाए जा रहे हैं। देखिए, ये देश आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद है, जिसके नेतृत्व में एक ऐसा आदमी है जो मुझे लगता है कि अभी तिनके का सहारा ले रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मिस्र को इस बदहाली से बाहर निकालकर फिर से मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। मुझे यकीन नहीं है कि वो इसके लिए सही आदमी है। वो थोड़ा ऐसा लगता है, आप जानते हैं, अभी स्थिति खतरनाक दिख रही है। मुझे डर है कि मिस्रवासी उन कट्टर सुन्नियों के खेमे में जा सकते हैं जिनकी हमने चर्चा की थी, या फिर वे एक गैर संलग्न स्थिति में चले जाएं जहां वे अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहेंगे। इजराइल की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक अन्य, बल्कि शायद सबसे अहम खिलाड़ी सऊदी अरब की बात करते हैं। प्रशासन ने उन्हें एक परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर सहमति जताई थी, जिसे बाद में राष्ट्रपति ने अब्राहम समझौतों में उनकी भागीदारी से जोड़कर वापस ले लिया। इस समय वॉशिंगटन और रियाद के बीच वास्तव में क्या चल रहा है? व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर संदेह है।
मैं हमेशा से संदेह करता आया हूं कि सऊदी कभी भी औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता देंगे। यहाँ तक कि जब इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध अपने चरम पर थे, तब भी आप जानते हैं सब कुछ पर्दे के पीछे ही था। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है जिसमें वे वास्तव में इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लें, चाहे वो किसी रिश्वत का हिस्सा हो या किसी और वजह से? या फिर क्या ये सब वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि ईरानी खतरे को काबू किया गया है या नहीं? मुझे लगता है ये युद्ध जीतना सऊदी अरब को उस स्थिति तक लाने में बहुत मदद करेगा जहां उसे होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल की जीत ही सऊदी अरब को उनके साथ गठबंधन के महत्व के लिए सबसे ज्यादा राजी कर सकती है, क्योंकि इससे इस्लामी गणराज्य पर जीत हासिल होगी और वो खतरा खत्म होगा जिससे सऊदी अरब दशकों से जूझ रहा है। हाँ, लेकिन क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या आप जानते हैं, ये मान लेना कि ईरानी खतरे को आखिरकार ख़त्म किया जा सकता है, क्या इससे वास्तव में उनका एक प्रोत्साहन भी ख़त्म नहीं हो जाता? आप जानते हैं, इजराइल के साथ वो आखिरी कदम उठाने का। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये एक उचित बात है। और फिर मुझे लगता है कि इससे ये सवाल उठता है कि सामान्यीकरण सऊदी अरब को क्या देगा, क्योंकि वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो है तेल पर निर्भरता से बाहर आना। उनके पास विजन 2030 है, जो एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक उत्पादक आबादी बनाने का प्रयास है। ये बहुत सफल नहीं रहा है, लेकिन इजराइल जैसे देश से स्मार्ट टेक्निक हासिल करना इसमें कुछ मदद कर सकता है ना? आप जानते हैं, एआई का आगमन और सहयोगी देशों द्वारा विकसित की गई तकनीक का उपयोग करना, जिससे सऊदी अरब को 21वीं सदी में लाया जा सके, यह महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं पिछले 10 सालों में 6-7 बार सऊदी अरब गया हूं। वहां हो रहे बदलाव देखना बहुत दिलचस्प है। यह देश अब आधुनिक हो रहा है। चाहे आप इसके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या इसकी दिशा के बारे में कुछ भी कहना चाहें, यह देश निश्चित रूप से इस सदी में आ चुका है। और ये कोई आसान काम नहीं था। ये एक एमबीएस परियोजना है जो आप जानते हैं 2017 से लागू है। मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में देश के आधुनिकीकरण के मामले में वो थोड़े रुक गए हैं। कुछ मेगा परियोजनाओं का विजन 2030 पूरी तरह डगमगा गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सामान्यीकरण, मेरा मतलब है, ये दिलचस्प है। मैंने सऊदी अरब में दोहरी नागरिकता वाले इजरायली नागरिक देखे हैं जो अलग पासपोर्ट पर आते हैं और स्वागत पाते हैं। और आप जानते हैं, जैसा कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सामान्यीकरण एक प्रक्रिया है, ये कोई घटना नहीं है। मुझे लगता है कि हम उस घटना का, यानी व्हाइट हाउस में होने वाले औपचारिक हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यह प्रक्रिया पहले से ही काफी आगे बढ़ चुकी है। वे पहले ही पर्दे के पीछे तालमेल बिठा रहे हैं। बस देखना है क्या वे सबके सामने ऐसा करेंगे। और इसलिए मैं इसे इस तरह से दो हिस्सों में नहीं देखता। मैं देखता हूं कि वे पहले ही इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है वे फायदे समझते हैं। इसमें एक पेच है। अभी मैंने आईमेक और स्टेप का जिक्र किया। सऊदी दोनों के चौराहे पर बैठे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर सऊदी आईमेक में शामिल होते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका के नेतृत्व वाला क्षेत्रीय व्यवस्था मजबूत होगी, जिसमें सऊदी की अहम भागीदारी और उसके संसाधन व ऊर्जा महत्वपूर्ण है। वे अमेरिका समर्थक होंगे, अन्य अरब देशों को जोड़ेंगे जो शायद इजराइल से सामान्य संबंध बना सकते हैं। इससे क्षेत्र की तरक्की दिख सकती है। और फिर स्टेप भी है। मैंने तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान के गठबंधन का जिक्र किया था। लोग पहले ही इसमें सऊदी को एस के रूप में जोड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि वे शायद, मेरा मतलब है, वे इस गठबंधन संरचना से आकर्षित हैं। मुझे लगता है कि वे शायद समझते हैं कि इसमें शामिल होना शायद उनके सर्वोत्तम हित में 100% नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अमेरिका और ग्रीस सऊदियों को लुभा रहे हैं और उन्हें फिर से आईमेक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीक लोग भी ऐसा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ग्रीस ने सऊदी अरब के आसमान में कई बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराईं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से नागरिक परमाणु सहायता का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। ये भी इसका हिस्सा है। सऊदियों को इस गठबंधन में शामिल करने और उन्हें दुविधा की स्थिति से बाहर लाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि उन पर इसमें शामिल होने का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। वे अभी भी दुविधा में ही नजर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही कोई फैसला लेंगे। हाँ, दरअसल जाहिर है कि आर्थिक और राजनीतिक कारक इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सऊदी शासन के मूल में, आप जानते हैं, उसका इस्लाम की एक खास धारा से जुड़ाव है। इसी तरह वे 1 सदी से भी ज्यादा पहले सत्ता में आए थे और
आप जानते हैं उनकी इस्लाम के पवित्र स्थलों के संरक्षक की स्थिति। क्या आखिरकार यही एक बड़ा कारण नहीं है जो उन्हें आईएमएफ में शामिल होने और उन्हें उस दूसरे गठबंधन में डालने से रोक देगा? और साथ ही ये इजराइल के साथ कभी भी खुले तौर पर संबंध बनाने में भी एक बाधा है। देखिए, मेरा मतलब है ये एक दिलचस्प सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि एमबीएस ने कई वहाबियों को हटा दिया है। आप जानते हैं बहुत सारे मौलवी और जिसे मुतावा के नाम से जाना जाता था, यानी धार्मिक पुलिस, उन्हें आधुनिक सऊदी अरब में किनारे कर दिया गया है। पिछले 10 साल कट्टरपंथियों के लिए अच्छे नहीं रहे। और आप जानते हैं अभी के समय में मुझे सच में कहना पड़ेगा, मेरा मतलब है हाँ, इजरायली युद्ध और जो तस्वीरें टेलीविजन पर आती हैं, गाजा में जो पीड़ा है, मुझे लगता है इसका असर जरूर पड़ता है कि आम सऊदी इन सब के बारे में कैसे सोचता है। जब हम आम सऊदी की बात करते हैं तो क्या हम उसी बड़े परिवार की बात कर रहे हैं? शासन भी एक तरह का पारिवारिक व्यवसाय है। हाँ, वे हैं। या फिर हम उस तरह की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, आम सऊदी आदमी। मुझे लगता है कि वो मोहम्मद है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि हमें समझना चाहिए कि ये तानाशाही है और उन्हें सच में परवाह नहीं कि मोहम्मद या आम सऊदी आदमी क्या कह रहा है। वे ऐसे हैं जैसे अरे यही हम कर रहे हैं और हम जाकर यही करेंगे। तो ये सच में जनता की राय के बारे में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जनमत के बारे में है। अगर अभी पूछें तो सऊदी अरब के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उनकी यूएई के साथ एक बहुत ही जटिल गठबंधन है। और आपने सुना होगा कि पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से यूएई और सऊदी आपस में एक टकराव की स्थिति में हैं। एक दरार आ गई है। बात यह है कि एमबीएस और यूएई के नेता एमबीजेड के बीच एक समय बहुत भाईचारा या रिश्तेदारी जैसा संबंध था, आप जो भी कहना चाहें, लेकिन वो रिश्ता बहुत करीबी था। अब वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। और इसलिए अगर अमीराती इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में हैं, तो सऊदी शायद नहीं जाना चाहेंगे। और अगर अमीराती आईएमएफ का हिस्सा हैं, तो सऊदी भी वहां नहीं जाना चाहेंगे। उनमें यह अलग पहचान बनाने की भावना है कि वे अपनी खुद की राह बनाना चाहते हैं। और फिर से वे खुद को सुन्नी ताकतों के रूप में देखते हैं। और शायद पाकिस्तान, जो उन्हें परमाणु सुरक्षा देता है, और तुर्की, जो नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ये छतरी शायद क्षेत्र में सऊदी अरब की बदलती पहचान के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकती है। मुझे लगता है वे अमेरिकी छतरी के नीचे ज्यादा सुरक्षित हैं। मुझे भरोसा है कि हमारी हथियार प्रणाली पाकिस्तानी या तुर्की की किसी भी चीज से बेहतर होगी। और मुझे आपको बताना है, स्टेप के ये बाकी 3 देश, वे पूरी तरह बर्बाद हैं। तुर्की आर्थिक रूप से तबाही की हालत में है और सरकार बिखर रही है। वहां अभी एक आदमी का शासन है। मिस्र एक बेहद जनलुभावन देश है जो अभी गरीबी से जूझ रहा है। और आपके पास पाकिस्तानी हैं जो कई सालों की अलगाव के बाद किसी तरह से बाहर निकल आए हैं, और उनका ट्रंप प्रशासन पर कुछ असर भी है। लेकिन वे, मेरा मतलब है, और एक सटीकता परमाणु के मामले में हथियार। एक परमाणु हथियार के साथ, लेकिन वे मूल रूप से चीनी लोगों के अधीन हैं। मेरा मतलब है उनके ऊपर चीनियों का जो कर्ज है वह चौंकाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इन देशों में से कोई भी सऊदी की उतनी मदद करेगा जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वे इस गठबंधन ढांचे की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल सामान्यीकरण, पश्चिम यूरोप की दिशा में जाने को लेकर सहज नहीं हैं। ये उनकी स्वाभाविक जगह नहीं है और हम उन्हें देख रहे हैं। आप जानते हैं, वे अपने विकल्पों को वास्तविक समय में तौल रहे हैं, और साथ ही वे एक और विनाशकारी युद्ध को टालने की भी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की गुजारिश कर रहे हैं। वे ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे किशोर खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आखिरी सवाल, मैं अमेरिका और इजराइल, इन 2 महान लोकतंत्रों के बीच गठबंधन के भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूं। डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल विरोधी पार्टी बनती जा रही है। जीओपी अभी भी पूरी तरह इजराइल के साथ है, लेकिन 2028 में उपराष्ट्रपति वेंस के नेतृत्व में ये बदल सकता है। क्या आप इसके भविष्य को लेकर आशावादी हैं या निराशावादी? बतौर प्रमुख आपकी क्या राय है? फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में होने के नाते क्या आप इन दोनों लोकतंत्रों के गठबंधन को लेकर आशावादी हैं या निराशावादी? देखिए, मेरा मतलब है मैं हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर आशावादी रहता हूं,
और मैं हमेशा इजराइल को लेकर भी आशावादी रहता हूं। मैं अभी आश्वस्त नहीं हूं कि हम एक दूसरे को समझने में कितने सक्षम हैं। दोनों देशों में जो राजनीतिक नेतृत्व हम देख रहे हैं, उसे देखते हुए मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हम एक तरह से संकट के मोड़ पर पहुंच गए हैं, जिसे हमें यहां स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है कि निश्चित रूप से हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी डीएसए स्क्वाड के भीतर एक संकट है। ये लोग कट्टरपंथी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके दिल में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोत्तम हित नहीं है, और मुझे लगता है कि वे हमारे जीवन तरीके को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वे उन गठबंधनों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा इजराइल के साथ है। रिपब्लिकन पार्टी का टकर कार्लसन गुट है, जो उतना ही कट्टरपंथी और उतना ही चिंताजनक है। मुझे नहीं पता ये रिपब्लिकन पार्टी के कितने हिस्से को दर्शाता है। हाँ, फर्क ये है, और जैसा आप जानते हैं मैंने दोनों खतरों पर काफी पढ़ा है। कभी कभी मैं एक दिन इधर एक दिन उधर सोचता रहता हूँ, लेकिन सच ये है, देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के टकर कार्लसन गुट ने कोई चुनाव नहीं जीता है, जबकि कट्टरपंथी डेमोक्रेट्स हर जगह जीत रहे हैं। मेरा मतलब है, हम मिशिगन सेनेट प्राइमरी के एक दिन पहले बात कर रहे हैं, जहां उन्हें एक बड़ी जीत मिल सकती है। टकर, आप जानते हैं, टकर पार्टी के टकर गुट की एकमात्र परीक्षा में थॉमस मैसी की करारी हार हुई थी, तो इसमें फर्क है। हाँ, मेरा मानना है कि मैं बस यही कहूंगा कि उन्होंने अभी तक जीत हासिल नहीं की है। हाँ, ये सही है। वे निश्चित रूप से जीतेंगे। ये सही है। इजराइल में ऐसा नेतृत्व है जो खैर ये बहुत लंबे समय से मौजूद है। यह आप जानते हैं 2 दशकों से है, और मुझे लगता है कि किसी न किसी समय शायद 3 बार से भी ज्यादा। हाँ, और इसलिए आप जानते हैं, दोनों देशों में एक तरह की थकान और ऐसी स्थिति है जहां ज्यादा भ्रम है और ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और मुझे भविष्य पर विश्वास है। ठीक है। खैर, समापन के लिए ये अच्छी बात है। जॉनथन, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक और श्रोता आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं और FTD के बारे में कैसे जान सकते हैं? आप ftd.org पर जा सकते हैं या @FDD पर जा सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर भी ढूंढ सकते हैं। आप मुझे एक्स पर @JJShansar या इंस्टाग्राम पर jonathan.shansar पर फॉलो कर सकते हैं, और दर्शक के रूप में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया। रोज जॉनथन टोबन डेली एडिशन जरूर सुने। ये सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर आप हमें उन प्लेटफॉर्मों में से किसी पर सुन रहे हैं, या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो कृपया JNS को लाइक या सब्सक्राइब करें। सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाएं, अच्छी रिव्यू दें। हमें thinktwice@jns.org पर बताएं कि आप शो कहां देखते या सुनते हैं और आपकी राय क्या है। और याद रखें, पढ़ते रहें और खुद सोचें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।